तो चलिए बिना देरी के स्वागत करते हैं हम सचिन मिरेस्कर जी का। सर आपका बिग बॉम बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें समय दिया और हमारे चैनल में स्वागत है आपका। तो हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा सर कि लोगों का जो जर्नी है ना इन्वेस्टमेंट के लेकर, वो एक कंफ्यूजन में रहता है, तो उसके बारे में हमारी चर्चा होगी। तो हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वैल्यूबल टाइम मुझे प्रोवाइड कराया। धन्यवाद भूपेंद्र जी, समय देने के लिए, मुझे यहाँ पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है निवेश को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, कि लोगों में एक बड़ा मिथ है कि लोग निवेश, उनको लगता है कि ये टेक्निक है निवेश। पर जितना पिछले 25 सालों में मैं निवेश को लेके जितना समझ पाया हूँ, ये तकनीक से ज्यादा व्यवहारिक है। मतलब टेक्निक से ज्यादा बिहेवियर का इसमें रोल बड़ा है। तो लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं इसमें कोई टेक्निक यूज करूंगा, तरह तरह की टेक्निक आपको आजकल ये चल रहा है यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, कि आप ऐसे करोगे तो आपको इतने करोड़ बन जाएंगे, ये स्कीम में पैसा लगाया था तो 3 साल में उसने ये कर दिया, 1 साल में ये कर दिया। तो वो तकनीक लोगों को, उसको तकनीक को फॉलो करते हैं लोग कि मैं ये टेक्निक लूंगा तो पैसे बनाऊंगा। तो मैंने जो पैसा बनाया, तकरीबन हमने लोगों को मोर देन 500 करोड़ रुपीस का पोर्टफोलियो हम आज संभाल रहे हैं। तो मैंने 25 सालों में जो अनुभव किया है ना, इसमें तकनीक से ज्यादा व्यवहार का है। मतलब आप क्या करते हो कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उसमें ना जो आपका बेस है वो 90% लोग उसको रिटर्न को बेस मानते हैं कि अगर किसी स्कीम ने मुझे अच्छा रिटर्न दिया 1 साल में, 2 साल में, तो वो अच्छी स्कीम है। अगर उसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया तो वो खराब स्कीम है। पर ऐसा नहीं है। जो रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट का बाई प्रोडक्ट है और रिटर्न आपको समय से आएगा, रिटर्न टेक्निक से नहीं आएगा। क्योंकि अगर टेक्निक से रिटर्न आता तो मुझे लगता है कि जितने भी टेक्निकल लोग हैं वो सारे पैसे वाले होने चाहिए थे। और आप देखो कि जो तकनीक वाले आदमी वो तो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो तकनीक वाले नहीं है, जो व्यवहार वाले आदमी है, बिहेवियर वाले आदमी है, उनका बड़ा पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो इसमें तकनीक 20% है और जो व्यवहार है, मतलब जो बिहेवियर, फाइनेंशियल बिहेवियर है, उसका रोल 80 से 85% का जो रोल है वो फाइनेंशियल बिहेवियर का है। तो मैं ये पॉडकास्ट के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ निवेशकों को कि आप ये तकनीक के चक्कर में पड़ने की जगह बजाय आप फाइनेंशियल बिहेवियर को सुधारने का प्रयास करो। मतलब आप उसको, इन्वेस्टमेंट को समय दो। अगर आपने कोई स्कीम में पैसा डाला है तो आप उसको समय दो, वो पैसा अपने आप बढ़ेगा। और तुमको ये देख रहे हैं लोग कि आज एक्स स्कीम ने 20% पैसा बनाया, वाई स्कीम ने 16 बनाया, जेड स्कीम ने 14 बनाया, तो मैं 20% वाली एक्स स्कीम को मैं फॉलो करूंगा, ऐसा नहीं है। जो आप देखते हो बाजार में कि आप जब मार्केट में जाते हो तो आप कोई शर्ट आपको खरीदनी होती है तो आप देखते हो कि उसमें 32 साइज है, 36, 40, 42, 44 और एक 44 साइज की शर्ट है जो बहुत सुंदर है और आपको आती है 40। इट मीन्स वो आपके साइज में नहीं है। तो जब आपके साइज का नहीं है तो सिर्फ उसके रंग और उसको लोक लुभावन, उसके कलर को, उसके प्रिंट को, उसके पैटर्न को देख के आप 44 की शर्ट पहन लोगे तो आप कैसे लगोगे। बहुत बढ़िया आपने उदाहरण दिया था, देखिए ना। मतलब इस तरह से इन्वेस्टमेंट को मैं कभी, मतलब हमने कभी सोचा नहीं। तो वही आपके निवेश में हो जाएगा कि आप 44 साइज की शर्ट पहन के घूमोगे और वो आपके किसी काम में ले आओगे और वो आपके किसी काम नहीं आएगी, बाद में आप उसको फेंक दोगे। बिल्कुल। तो ये आपका जो निवेश है उसमें आपको ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे लिए क्या है। आमतौर पे हम क्या करते हैं कि पड़ोसी का पोर्टफोलियो देखते हैं। जब हम 10 लोग बैठे होते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे मेरे तो ये पोर्टफोलियो ने इतना पैसा बनाया, मेरे ने इतना बनाया, अच्छा तेरे ने तो इतना कम पैसा बनाया, तो तू भी वही स्कीम को फॉलो कर जिसको मैं फॉलो करूं। ऐसा नहीं है। आप एक निवेश, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वो बेहतर समझ सकता है कि आपके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो आप उसकी सलाह को समझो और उसको फॉलो करो ताकि आप एक अपने निवेश की जर्नी में, इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप सक्सेस
को प्राप्त करता हूँ। सर एक मेरा अपना पर्सनल एक क्वेश्चन था आपसे। मैं जानना चाहता था सर, जो इन्वेस्टमेंट कोच है, जो इन्वेस्टमेंट एजुकेटर है, अभी जो सिनेरियो चल रहा है इस समय, लोग मतलब जो आम लोगों की भाषा में अगर बोला जाए, आम लोग इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे समझते हैं कि यार ये सही बोल रहा है, मेरे बेनिफिट के लिए है या नहीं है? तो आपका क्या विचार है इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं इसके लिए? मेरा सर इसमें जो मेरा जो विचार है ना, वो ये विचार है कि आपको कोट पैंट टाई और लोक लुभावनी बातों से ज्यादा जी। आप उससे कठिन प्रश्न पूछिए। निवेशक जी। आपका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, जी। आप उससे कठिन प्रश्न आप पूछो और उसमें आप अनुमान लगाओ कि क्या ये ठीक है। जो आदमी आपको उल जलूल रिटर्न्स की बात कर रहा है, जो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स कर रहे हैं, की बात बता रहा है कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। अभी मैं बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारी चीजें देखता हूँ जिसमें बोलता है कि मल्टी बैगर की बात चलती है कि मैंने ये, किसी ने ये स्टॉक आज इतने साल पहले खरीदा होता तो आज उसके इतने करोड़ बन जाने थे, ये बन जाने थे। तो जब हम ये बातें करते हैं तो हम इसका पॉजिटिव फैक्टर दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी ने इन्फोसिस लिया होता 1 लाख का तो वो आज इतने करोड़ का बन जाता। लेकिन तब हम ये भूल जाते हैं कि उसी टाइम फ्रेम में ऐसे कितने स्टॉक हैं जो डी लिस्ट होके बाजार से बाहर हो गए, तो हम उनके बारे में तो बताते ही नहीं है। तो हम एक इमेज बनाते हैं इन्वेस्टर के दिमाग में कि तुम ये करोगे तो इसका पक्का आपको पैसा बनेगा, या इतना सा पैसा डालोगे तो आपको इतना सारा पैसा बन जाएगा। पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा डाल के पैसा खराब भी किया है। तो जब आप किसी अनएक्सपेक्टेड की रिटर्न की बात करते हो तो आपको वहीं सावधान होना चाहिए। आपको सेबी की जब आप बात करते हो तो जो 13% रिटर्न उन्होंने बोला है कि 12.99% जो रिटर्न है उसके ऊपर रिटर्न आपको नहीं दिखाना चाहिए। अब कोई आदमी आपको बोलेगा कि मैं 25% रिटर्न आपको कमा के दूंगा, या 3 साल में आपका पैसा दुगना कर दूंगा, या 2.5 साल में आपका पैसा दुगना कर दूंगा, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको ये जानना चाहिए अंदर घुस के कि तुम ये जो 2.5 साल में मेरा पैसा डबल करने की बात कर रहे हो, तो मुझे कृपया आप ये बताओ कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट में आप मेरा पैसा लगा रहे हो। उसके बाद आप उसकी पड़ताल करो कि क्या वो ठीक है, क्या उसके पास ऐसा कोई साक्ष्य है, कोई दस्तावेज है जो ये बताता है कि इसने पिछले 15 सालों में लगातार 2.5 सालों में पैसा डबल किया है। सर ये आम आदमी कैसे इसको देख पाएगा? इसके लिए कोई सिम्प्लीफाई कर सकते हैं कि आम आदमी, जैसे मुझे नॉलेज नहीं है, अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे जो एडवाइजर है वो क्या सही ढंग से मुझे गाइड कर रहे हैं या गलत गाइड कर रहे हैं, तो ये कैसे, क्या इसका मतलब वे है कि जान पाएंगे ऐसे? अगर आपको जो रूल रेगुलेशन जो तय हुए हैं कि 13% अगर बोला है, 16-17% अगर आपको रिटर्न आ रहा है, आया है पोर्टफोलियो में, हमारे भी बहुत सारे पोर्टफोलियो है जिनमें की पैसा 16% बना है, और वो 16% बनाने में 10 साल का समय लगेगा। ठीक है। और आप क्या करते हो कि आप उनको बोलते हो कि आपने एक चीज पकड़ी और आपने उसको कोट किया, उसको आपने प्रेजेंट किया कि इसने ऐसा किया तो ये पैसा बना। पर ऐसा हमेशा नहीं होगा कि एक क्लास में अगर सपोज करो 10 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों में टीचर एक है जो उनको पढ़ाता है। ठीक है। समय भी उतना ही है उनके पास। उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी वही है, वही किताब सब बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी को 97% आ जाता है, किसी को 50 आता है, कोई फेल भी हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो कोच है या जो आपको पढ़ा रहा है, जब वो आपको कुछ बात बता रहा था तो आपने उसको फॉलो नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। जिसने फॉलो किया तो जिसने फॉलो किया उसने पैसा बना लिया। तो उसमें उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है और उसको जांचना बहुत जरूरी है कि वो ठीक है कि नहीं। वो कैसे आप जांचोगे कि अगर वो कोई ऐसी चीज आपको उसने बोली जो कि यथार्थ से परे है, तो आपको उससे दूर हो जाना चाहिए। सर क्या सच में इन्वेस्टमेंट का कोई सही समय होता है या हम कभी भी शुरू कर सकते हैं? ये बुद्धि जी बहुत आपका एक
उत्तम प्रश्न आपने पूछा है कि इन्वेस्टमेंट का सही समय होता है क्या है। आमतौर पे होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट का सही समय कभी आता ही नहीं। लोग क्या करते हैं कि अगर उन्होंने पहले तो पैसा होगा तो वो पहले अपनी उनकी जरूरत ही नहीं पूरी होती। सही है। तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि आप खर्चा करो और जो बचता है उसको आप निवेश करो। तो इस महंगाई के दौर में, आज की महंगाई के और प्रतिस्पर्धा के और दिखावे के दौर में पैसा बचना ही नहीं बचना, क्योंकि आपको तो आप होड़ में हो। और जो उसने गाड़ी खरीदी तो मैंने भी कार खरीदी है, आपको ज्ञान नहीं है। और जो ज्ञान है, अज्ञानता है, वो कहाँ से आ रही है कि उसने गाड़ी खरीदी तो मैं भी उससे बड़ी गाड़ी खरीदूंगा। तो आप क्या करते हो कि ये शोबाजी में आप अपने जो बेसिक्स हैं वो आप खत्म कर लेते हो, तो आपके पास पैसा बचता नहीं है। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो, मेरा व्यक्तिगत जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया या मैंने जो अपने इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाया या जितने लोगों को मैंने फाइनेंशियल सिक्योर किया है, तो मैंने उनमें एक समानता देखी। वो समानता ये है कि सबसे पहली बात वो दिखावे से वो दूर है। बिल्कुल, एक बात वो दिखावे से दूर है। और जो दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बात को फॉलो किया कि मैं ये रास्ते पे चलूंगा। अब जितनी भी बाधाएं आई उस रास्ते में, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी 15 साल पहले इन्वेस्टमेंट में आया और उसने 10 करोड़ 15 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर बना लिया तो उसको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। उसके पास भी चैनल है, उसके पास भी सोशल मीडिया आ रहा है, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो भी टीवी देख रहा है। लेकिन उसने क्या किया कि उसने वो पाथ नहीं छोड़ा। वो कहता ठीक है, वो जो चल रहा है वो ठीक है, पर मेरा ये जो पाथ है वो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जो इन्वेस्टमेंट शुरू करने का जो सही समय है ना, वो ये है कि वो आज है। बस हर एक के लिए, मतलब वो आज ही है। बिल्कुल, आज और अभी। सही बात कि अगर आज नहीं है तो फिर कभी नहीं है, क्योंकि कल तो आएगा ही नहीं ना। कल फिर कोई और खर्चा आएगा, वो सही, तो आप फिर नहीं करोगे। तो इन्वेस्टमेंट सही करने का जो तिथि है वो आज की तिथि। जिस दिन आप सोचोगे कि मेरे को पैसा डालना है वही सबसे बेस्ट है। वो फिर बाजार सेंसेक्स 86,000 पे है, 82,000 पे, 72,000 पे, निफ्टी 18,000 पे, 24,000 पे, 26,000 पे, उसका कोई आपके लाइफ में रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि आज जो चीज है वो 10 साल बाद फॉरवर्ड वे में जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज कहने में जो कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो कहीं ना कहीं वो यथार्थ है। बिल्कुल बिल्कुल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वो बूंद जो है ना, एक्चुअली बूंद को संचित करना बहुत कठिन है, क्योंकि आमतौर पे हम ये सोचते हैं ना कि बूंद से क्या होगा, पर वो एक जो बूंद है वो, मतलब आप उसको धीरे 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 संचित करते हो, आप उसको इकट्ठा करते जाते हो, तो बन जाता है फॉर्चून। और आपको समझ नहीं आता, क्योंकि इसमें दो फैक्टर काम कर रहे होते हैं ना। जब आप निवेश कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कंपाउंडिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। सही है। तो कंपाउंडिंग पर्दे के पीछे वो कंपाउंडिंग काम करती होती है। जैसे इधर एक्टिंग कुछ और चल रहा है, पीछे पार्श्व गायक जो प्लेबैक सिंगर है वो सिंगिंग अपनी कर रहा है, वो सुर लगा रहा है। तो जो कंपाउंडिंग का सुर लग रहा है पीछे से, वो केवल एक्टिंग कर रहा है, वो लिपसिंग कर रहा है। तो जो आपका निवेश का जो रोल है ना, वो लिपसिंग और एक्टिंग का ही है। जो कंपाउंडिंग का रोल है वो पीछे से आ रहा है। वो जो पूरी फिल्म बनती है तब आपको पता लगता है कि वह कुछ ऐसी, आप देखो मूवियां हैं जो सिर्फ गाने पे सुपरहिट हो गई, तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, वो पीछे से आता है, वो दिखता नहीं आपको कि पीछे क्या हो रहा है। वो जब सामने आती है तब आपको कंपाउंडिंग। बहुत सही एग्जांपल दिया आपने, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपने इस चीज को बताया। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, निवेश मैक्सिमम लोग पैसा नहीं बना पाते निवेश करने में, और कुछ लोग पैसा बना जाते हैं। इसका सर मेन कारण क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये सर फिर वो पहले वाले सवाल उत्तर पे मैं आता हूँ कि निवेश में अगर आपने तकनीक का अधिक इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे या आप किसी के पैटर्न को कॉपी करने की कोशिश करोगे या आप एक अप्रत्याशित, मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई रिटर्न आप प्राप्त करने की कोशिश करोगे, तो आप ऐसा नहीं बना पाओगे। हर चीज का एक बेस है, एक लिमिट है।
अगर आप बियॉन्ड लिमिट जाने की कोशिश करोगे तो आप गलतियां करोगे। ठीक। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक बहुत बड़े फंड मैनेजर थे पीटर लिंच। तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसने तकरीबन 26-27% का कंपाउंडिंग रिटर्न बनाया। ये कब की बात है, मतलब ओल्ड है या नहीं, वो बहुत यूएस के बहुत बड़े फंड मैनेजर, फिडेलिटी करके एक फंड हाउस है, वो फंड हाउस में वो फंड मैनेजर थे और उन्होंने वो एक स्कीम चलाई जिसने तकरीबन 26-27% का रिटर्न हर साल दिया। क्या? और 26% का रिटर्न का मतलब तकरीबन हो गया आपका कि लगभग हर 3.25 साल में वो स्कीम पैसा डबल करती चली गई। अब वो 14 साल बाद वो रिटायर हो गए, उन्होंने पैसा वापस कर दिया लोगों का कि अब मैं ये फंड मेरे को नहीं चलाना है, अब मैं सबके पैसे वापस करता हूँ। तो फॉर्चून क्रिएट हुआ लोगों का उस स्कीम में। जब वो ऐसा हो गया तो जब उन्होंने पैसा वापस किया तो उन्होंने देखा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि सिंस इंसेप्शन, अर्थात कि जब से मैंने ये स्कीम चालू की है तब से लेके इस स्कीम को समाप्त होने तक कितने निवेशक इस स्कीम में है। तो उन्होंने देखा कि बहुत मुट्ठी भर निवेशक उस स्कीम में थे, ज्यादातर लोग नहीं थे जो सिंस इंसेप्शन से उनके साथ थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक लेटर डाले, उस जमाने में लेटर जमाना था, तो उन्होंने पत्र व्यवहार किया उन निवेशकों के साथ। तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत अधिकांश लोग मर चुके थे या जिनका पैसा था उनमें से मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं था कि हमने निवेश किया। तो उन्होंने इतना कम निवेश किया था कि उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो वो लोग जो सिंस इंसेप्शन उस स्कीम के अंदर थे वो नहीं थे। तो इससे क्या, हमने जो आपका प्रश्न है कि लोग पैसा नहीं बना पाते और बना पाते, तो क्या हुआ कि कभी वो स्कीम ने -25% रिटर्न दिया होगा तब निवेशक निकल गया, कभी स्कीम ने +80% रिटर्न दिया होगा तो निवेशक तब निकल गया कि उसकी रेंज से बाहर हो गया वो निवेश की 100 रुपए डाले थे और अगले साल वो 180 रुपए हो गए, तो अब इससे ज्यादा क्या होगा, मैं बाहर निकल जाता हूँ। अज्यूम कर लिया उन्होंने चीज को, 100 रुपए डाले 75 रुपए हो गए या 60 रुपए हो गए तो निकल गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा ही पूरा खत्म हो जाए, मैं जीरो हो जाऊं, तो मेरे को ऐसा ना हो जाए कि मेरा शून्य हो जाए पैसा कि, तो तब वो पैसे निकल गए। तो लोग पैसा बना पाना और नहीं बना पाना, इसमें उसके बिहेवियर का रोल है कि वो बिहेवियर, अगर उसका फाइनेंशियल बिहेवियर अगर उसका ठीक है तो वो 100% बार वो पैसा बनाएगा। अगर फाइनेंशियल बिहेवियर ठीक नहीं है तो आप बोरों में भर के पैसा लगा दो, आप पैसा नहीं बना पाएंगे। फाइनेंशियल बिहेवियर सही है तो मुट्ठी भर पैसा आपको फॉर्चून। सही कहा आपने सर। और सर एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे हमें ना वेल्थ बनाने के नॉलेज नहीं है ढंग से, तो मैं आपसे एक सिंपलीफाइड तरीके से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हम एक साथ कोई गोल अचीव कर ले। जैसे मैंने एक टारगेट रख लिया कि मुझे 5 करोड़ बनाना है या 10 करोड़ बनाना है या 2 करोड़ बनाना है, एक मेरा गोल है अपने इनकम के हिसाब से। तो मैं हर चीज के लिए, जैसे मेरे अलग अलग, मतलब उस पैसे से मुझे अलग अलग काम करना है, तो क्या एक जगह पे मैं उसको सोच लूं कि ऐसे इन्वेस्ट कर दूं, या हर किसी के लिए अलग अलग गोल के साथ ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या ठीक रहेगा? देखो सर, जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो बिना गोल के हो ही नहीं सकता। ओके, ठीक है, मतलब हर गोल के लिए अलग इन्वेस्टमेंट। हाँ, क्योंकि देखो गोल क्या है कि मैंने सपोज करो दिल्ली जाना है यहाँ से, तो मेरे पास, अब मैंने अगर दिल्ली जाना है, पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैंने जाना है। तो दिल्ली जाना है तो मुझे पता है कि मैं ये वाया लुधियाना होके मैं दिल्ली जाऊंगा, तो मुझे पता है कि मैं अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसे घुमाऊंगा और इस दिशा में जाऊंगा तो मैं दिल्ली पहुंचूंगा। फिर जब मैंने तय कर लिया, मुझे गोल पता लग गया कि मैंने ये दिल्ली जाना है, फिर मैं साधन देखूंगा कि मेरे पास कौन कौन से ऐसे साधन है जिसके द्वारा मैं दिल्ली पहुंच सकता हूँ। तो उसी में आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, पर्सनल व्हीकल हो गया, फ्लाइट हो गया, और भी जो साधन आपको पहुंचने के हैं। तो फिर आपको, लेकिन उसके लिए गोल आवश्यक है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को दिल्ली जाना है तो मैं तो चला जाऊंगा ब्यास,
जाना तो मेरे को दिल्ली है, सही है। पर मेरे को पता नहीं कि मेरे को रास्ता कहाँ जाना है, तो मैं रियाद चला जाऊंगा, फिर वहां से कोई बोलेगा कि अरे तुम, मेरे को उसको पूछूंगा कि मेरे को जाना कहाँ है, वो बोलेगा भैया कहाँ जा रहे हो, वो कहेगा पता ही नहीं है मेरे को कहाँ जा रहे हो, तो आप चलते जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, गोल ही नहीं है आपके पास ना। तो गोल, अब अगर आपने गोल तय कर लिया, जैसे मैं अगर निवेश की बात करूं कि सपोज करो मेरा, आपका अगर मान लो 5 साल का बच्चा है, बेटा है, और आपने ये तय किया कि मैंने इसको बढ़िया इंस्टीट्यूट से एमबीए कराना, तो आप क्या करोगे, उसको 16-17 साल में हायर एजुकेशन जो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या बोलोगे कि आज, अगर आज किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप एमबीए करा रहे हो तो 20 से 25 लाख रुपए का आपका तकरीबन ये खर्चा आएगा, तो आप क्या करोगे कि 25 लाख का प्रावधान करोगे कि मेरे को इतना पैसा जोड़ना होगा इसके लिए, तब ये होगा। तो आपका लक्ष्य है जी कि मेरे को इतना पैसा जोड़ना है। अब आपको कोई बोलेगा कि तुम 5,000 रुपए का एसआईपी करो और इतने साल का करोगे तो तुमको 25 लाख बन जाएंगे, तो तुम्हें क्लैरिटी है कि ये पैसा मैं डालूंगा तो इतने साल बाद इतना बन जाएगा, तो मेरे बच्चे की वो पैसे मेरे पढ़ाई के काम आएंगे, तो वो आपका गोल है। आपको लगता है कि 3 साल के बाद में मैंने कोई कार खरीदनी है जिसकी कीमत 9 लाख या 10 लाख है, या आपकी आय के हिसाब से कोई 1 करोड़ की गाड़ी भी खरीद सकता है, तो वो क्या करोगे आप, कि आपको पता है कि मुझे 7 लाख चाहिए, आपने परिवार के साथ टूर पे जाना है, आपने बोला कि मेरे को गोवा जाना है, तो मुझे परिवार के साथ में 1 लाख 1.5 लाख का खर्चा है और मुझे 9 महीने बाद जाना है, तो आप उसका प्रावधान करोगे उसका। तो इसमें क्या होगा कि जब तक निवेश में लक्ष्य नहीं है, इन्वेस्टमेंट के अंदर जब तक गोल नहीं है ना, तब तक वो सफल नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर गोल बेस है तो वो ठीक है, अगर गोल बेस नहीं है तो आपको फिर अंधेरे में आप तीर मार रहे हो, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, तो 97% बार आपका तीर नहीं लगेगा क्योंकि आपको लक्ष्य नहीं होता। इसमें एक छोटा सा मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको इधर लेके जाता हूँ मैथोलॉजी में, कि अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य थे, वो सब शिष्यों को बराबर की शिक्षा देते थे, सब करते थे, और उनमें से एक शिष्य अर्जुन हुआ, उसमें दुर्योधन भी था, सारे शिष्य थे, तो सारे अर्जुन क्यों नहीं बने? तो मैं उसका आपको कारण उसका बताता हूँ कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार सभी शिष्यों की परीक्षा लेने की कोशिश की, तो उन्होंने एक पेड़ के ऊपर चिड़िया रख दी और उन्होंने बारी बारी से सबको बुलाया, कि उन्होंने, पहले दुर्योधन था तो बोला हम पहले आएंगे, हम तो राजा के पुत्र हैं, ठीक है, धृतराष्ट्र पुत्र हैं, तो हमको पहले मौका मिलना चाहिए, तो कहते आप आइए, आप आया हो, कहते कि दुर्योधन तुमको क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है? कहते दिख रहा है। टहनियां दिख रही हैं? कहते दिख रही है। और क्या दिख रहा है? कहता है मुझे पक्षी दिख रहा है, उसकी पूंछ दिख रही है। कहते आप साइड से हो जाओ। फिर ये आए भीम, नकुल, सहदेव, जो भी थे सब आए, सबको कुछ कुछ वहां पे दिख रहा था। फिर बारी आई अर्जुन की, तो जब अर्जुन आया तो अपने गुरु द्रोण ने उसको पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तुम्हें पेड़ दिख रहा है? कहता है गुरुजी नहीं। तुम्हें पत्ते दिखाई दे रहे हैं? कहते हैं नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें चिड़िया दिखाई दे रही है? कहते नहीं दिख रही। तुमको चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं? कहते नहीं दिख रहे। तुमको क्या दिखाई दे रहा है? कहता मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। कहते लगाओ निशाना। निशाना लगाते हैं तो उसकी आंख में लगता है और वो परीक्षा में सफल हो जाते हैं। तो ये जो लक्ष्य है, लक्ष्य इसको ऐसे आपका लक्ष्य होना चाहिए कि बीच का जो है वो सब आप उसको साइड पे करके और वहां पे निशाना लगा। आपको सिर्फ यही होना चाहिए कि मैंने बच्चे को पढ़ाना है, मुझे 25 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैंने 25 लाख जोड़ना है। इसके बीच में जो भी डिस्ट्रक्शन आएंगे मैंने सारे हटा देना, क्योंकि मेरा लक्ष्य तय है। सही बात है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनके गोल और ये इसमें सर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गोल है ना, इसमें गोल में ज्यादा जो रोल है, तो गोल में रोल एडवाइजर का है। बिल्कुल सही। निवेशक का तो है ही, क्योंकि आप एडवाइजर जो है ना वो आपके गोल के साथ जीता है। कैसे जीता है? कि वो आपसे ज्यादा उसको चिंता, एक जो अच्छा एडवाइजर है वो क्या करता है
कि उसको आपसे ज्यादा चिंता होती है आपके गोल की। जैसे अच्छे शिक्षक को चिंता होती है उसके रिजल्ट की कि इसको अच्छा नंबर आना चाहिए, तो नहीं पढ़ता, उसके पीछे पड़ता है कि यार तू पढ़ता नहीं है, उसके पेरेंट्स को लिख के भेजेगा कॉपी पे नोट कि ये ऐसा कर रहा है, कभी उनको बुलाएगा, उनको समझाएगा कि यार ये आपका बेटा ठीक नहीं कर रहा, ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको मोबाइल से दूर करो, इसको बोलो समय पे उठ के समय पे। थोड़ा कष्ट है। इतनी अच्छी बात आपने बताई है सर। और मैं बताऊं कि जो हम इन्वेस्टर होते हैं ना, मतलब नॉलेज के वहाँ पे इसको कितना अलग तरीके से लेते हैं।